दुनिया भर में लोग हमेशा से अजीब और जादुई चीज़ों पर यकीन करते आए हैं। हम सब ने ऐसी कहानियाँ सुनी हैं और कई लोगों ने खुद ऐसी चीज़ें देखी भी है। मैं अपनी बात शुरू करने के लिए कुछ ऐसी घटनाएं बताता हूँ जो मेरे साथ हुई है। मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला जो किसी के मन की बात तुरंत जान लेता था। वो भविष्य भी बता देता था। मैं उत्सुक होकर अपने कुछ दोस्तों के साथ उसे देखने गया। हमने अपनी चिट्ठी पर सवाल लिखे और जेब में रख लिए ताकि कोई गलती ना हो। जैसे ही वो हमें मिला, उसने हमारे सवाल दोहरा दिए और जवाब भी दे दिए। फिर उसने एक कागज़ पर कुछ लिखा, उसे मोड़ दिया और मुझसे कहा, इसे देखना मत, अपनी जेब में रखो जब तक मैं कहूँ ना। ऐसा उसने हम सबके साथ किया। फिर उसने बताया कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। फिर उसने कहा, अब कोई भी शब्द या वाक्य सोचो, किसी भी भाषा में। मैंने संस्कृत का एक बड़ा वाक्य सोचा जिसे वो बिल्कुल नहीं जानता था। उसने कहा, अब अपनी जेब से कागज़ निकालो। उस पर वही संस्कृत का वाक्य लिखा था। उसने 1 घंटा पहले ही लिख दिया था कि मैं यह वाक्य सोचूंगा। यह एकदम सही था। एक और दोस्त ने अरबी भाषा का एक वाक्य सोचा और उसके कागज़ पर भी वही लिखा था। एक डॉक्टर दोस्त ने जर्मन मेडिकल किताब का एक वाक्य सोचा, वो भी उसके कागज़ पर लिखा था। कुछ दिन बाद मैं फिर गया। यह सोचने लगा कि शायद पहले कोई धोखा तो नहीं था। मैं और दोस्त ले गए, लेकिन उस बार भी वो कमाल का निकला। एक बार मैं हैदराबाद में था। मुझे एक ब्राह्मण के बारे में बताया गया जो कहीं से भी कुछ भी चीज़ें ला सकता था। वो एक शरीफ आदमी था और अपना काम करता था। मैंने उससे कहा कि मुझे अपना जादू दिखाओ। उसे बुखार था। भारत में लोग मानते हैं कि अगर कोई साधु बीमार आदमी पर हाथ रखे तो वो ठीक हो जाता है। उसने मुझसे कहा, साहब मेरे सिर पर हाथ रखो ताकि मेरा बुखार ठीक हो जाए। मैंने कहा, ठीक है, पर पहले मुझे अपना जादू दिखाओ। उसने वादा किया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और बाद में उसने अपना वादा पूरा किया। उसने सिर्फ एक कपड़ा पहन रखा था। हमने बाकी सब हटा दिया था। मैंने उसे एक कंबल दिया क्योंकि ठंड थी और उसे एक कोने में बिठाया। 25 लोग उसे देख रहे थे। उसने कहा, अब कुछ भी लिखो जो तुम चाहते हो। हमने ऐसे फलों के नाम लिखे जो उस जगह उगते ही नहीं थे, जैसे अंगूर, संतरे वगैरह। हमने उसे वो कागज़ दिए और उसके कंबल के नीचे से अंगूर, संतरे और बाकी चीज़ें ढेरों निकलने लगी। इतना फल कि अगर तौला जाए तो वो आदमी के वजन से 2 गुना था। उसने हमें खाने को कहा। कुछ को लगा कि ये सम्मोहन है, पर वो खुद खाने लगा तो हम सब ने खाया। सब ठीक था। आखिर में उसने ढेर सारे गुलाब के फूल निकाले। हर फूल बिल्कुल ताज़ा था। उस पर ओस की बूंदें थी, न कोई कुचला हुआ न खराब। बहुत सारे फूल थे। जब मैंने पूछा कि ये क्या है तो उसने कहा, ये बस हाथ की सफाई है। जो भी हो, ये सिर्फ हाथ की सफाई नहीं हो सकती थी। इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आया। मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी हैं। भारत में घूमो तो ऐसी सैकड़ों चीज़ें दिखेंगी। हर देश में ऐसा होता है। इस देश में भी ऐसी हैरान करने वाली चीज़ें मिलेंगी। बेशक इसमें बहुत धोखाधड़ी भी है, पर जहाँ भी धोखाधड़ी हो वहाँ समझो कि किसी असली चीज़ की नकल हो रही है। बिना किसी असली चीज़ की आप नकल नहीं कर सकते। नकल हमेशा किसी पक्की और सच्ची चीज़ की ही होती है। पुराने समय में भारत में हजारों साल पहले ये घटनाएं आज से भी ज़्यादा होती थी। मुझे लगता है कि जब कोई देश बहुत भीड़ भाड़ वाला हो जाता है तो दिमाग की ताकत कम हो जाती है। जहाँ बहुत बड़ा इलाका हो और लोग कम हो, वहाँ शायद ये ताकत ज़्यादा हो। हिंदुस्तान के लोगों ने जो जांच पड़ताल में तेज थे, इस पर काम किया। उन्होंने कुछ खास नतीजे निकाले, यानी इसे एक विज्ञान बना दिया गया।
उन्होंने पाया कि ये सब अजीब होते हुए भी कुदरती है, कुछ भी जादुई या भगवान का किया हुआ नहीं है। ये सब भी उसी कानून से चलते हैं जिससे बाकी चीज़ें चलती हैं। किसी का ऐसी शक्तियों के साथ पैदा होना कुदरत की गलती नहीं है। इसे सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। इस विज्ञान को वे राजयोग कहते हैं। हजारों लोग इसे सीखते हैं और पूरे देश के लिए ये रोज की पूजा का हिस्सा बन गया है। उन्होंने यह नतीजा निकाला कि ये सारी बड़ी शक्तियाँ इंसान के मन में हैं। यह मन पूरी दुनिया के मन का एक हिस्सा है। हर मन दूसरे मन से जुड़ा है और हर मन चाहे कहीं भी हो पूरी दुनिया से जुड़ा है। क्या आपने कभी सोच का एक जगह से दूसरी जगह जाना के बारे में सुना है? यहाँ का आदमी कुछ सोचता है और वो सोच कहीं और किसी के दिमाग में आ जाती है। तैयारी के साथ बिना किसी संयोग के एक आदमी दूर बैठे दूसरे आदमी को अपनी सोच भेजना चाहता है और दूसरा जान जाता है कि सोच आ रही है और वो उसे वैसा ही समझ लेता है जैसा भेजा गया था। दूरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोच जाती है और दूसरे के पास पहुंचती है और वो उसे समझ लेता है। अगर आपका मन यहाँ अलग होता और मेरा मन वहाँ अलग होता और दोनों के बीच कोई कनेक्शन ना होता तो मेरी सोच आप तक कैसे पहुँचती? आमतौर पर मेरी सोच सीधे आप तक नहीं पहुँचती। मेरी सोच को पहले बारीक लहरों में बदलना पड़ता है। वो आपके दिमाग में आ जाती है और फिर उन्हें वापस आपकी सोच में बदलना पड़ता है। यहाँ सोच का बदलना होता है और वहाँ वापस सोच बनना होता है। यह एक लंबा तरीका है, लेकिन टेलीपैथी में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सीधी होती है। इससे पता चलता है कि हमारा दिमाग लगातार आपस में जुड़ा हुआ है। जैसा कि योगी लोग कहते हैं, यह दिमाग पूरी दुनिया का एक ही है। आपका दिमाग, मेरा दिमाग, ये सब छोटे छोटे दिमाग उस एक बड़े दिमाग के टुकड़े हैं। जैसे समुद्र में छोटी छोटी लहरें होती हैं और इसी जुड़ाव की वजह से हम अपनी बात या सोच सीधे एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आप देखते ही हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। यह दुनिया एक दूसरे पर असर डालने की जगह है। हमारी थोड़ी सी ताकत तो हमारे शरीर को संभाल कर रखने में खर्च हो जाती है। इसके अलावा हमारी बाकी सारी ताकत दिन रात दूसरों पर असर डालने में इस्तेमाल होती है। हमारा शरीर, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी अकल और हमारी आत्मा की शक्ति, ये सब लगातार दूसरों पर असर डालती हैं और इसी तरह दूसरे लोग भी हम पर असर डालते हैं। यह हमारे चारों तरफ चल रहा है। अब एक सीधा उदाहरण लेते हैं। एक आदमी आता है, आप जानते हैं कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा बहुत सुंदर है और वो घंटों आपसे बात करता है, लेकिन आपके दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा आदमी आता है, वो बस कुछ ही शब्द बोलता है, शायद उसकी बातें सही से जमी ना हो, व्याकरण भी गलत हो, फिर भी वो आपके दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ जाता है। आप में से कई लोगों ने ऐसा देखा होगा। तो यह साफ है कि सिर्फ शब्दों से हमेशा असर नहीं पड़ता। किसी बात का असर पड़ने में शब्दों और सोच का हिस्सा सिर्फ 1/3 होता है, जबकि खुद उस आदमी का हिस्सा 2/3 होता है, जिसे अब आदमी का जादुई खिंचाव कहते हैं। वही चीज़ बाहर निकलकर आपको प्रभावित करती है। हमारे परिवारों में मुखिया होते हैं, उनमें से कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ नहीं। ऐसा क्यों? जब हम फेल होते हैं तो दूसरों की शिकायत करते हैं। जैसे ही मैं नाकामयाब होता हूँ, मैं कहता हूँ कि फला आदमी की वजह से ऐसा हुआ। नुकसान होने पर कोई भी अपनी गलती और कमजोरी मानना नहीं चाहता। हर कोई खुद को बेकसूर बताना चाहता है और दोष किसी दूसरे पर, किसी चीज़ पर या फिर फूटी किस्मत पर मढ़ देता है। जब परिवार के मुखिया नाकामयाब हो
तो उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्यों कुछ लोग परिवार को इतने अच्छे से संभाल लेते हैं और कुछ नहीं संभाल पाते। तब आपको पता चलेगा कि यह अंतर उस आदमी की वजह से है, उसके होने से, उसकी शख्सियत से है। जब हम इंसानों के बड़े नेताओं को देखते हैं तो हमेशा पाते हैं कि उस आदमी की शख्सियत ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अब पुराने ज़माने के बड़े लेखकों और बड़े विचारकों को ले लो। सच कहे तो उन्होंने कितनी नई बातें सोची। पुराने नेताओं की लिखी सभी किताबों को ले लो और उनका मोल लगाओ। इस दुनिया में आज तक जो असली और बिल्कुल नई बातें सोची गई हैं वो बस मुट्ठी भर है। उनकी किताबों में वो बातें पढ़ो जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। वो लेखक आज हमें बहुत बड़े जादूगर जैसे नहीं लगते, फिर भी हम चाहते हैं कि वे अपने ज़माने में बहुत बड़े थे। उन्हें ऐसा किसने बनाया? सिर्फ उनके विचारों ने नहीं, न ही उनकी किताबों या भाषणों ने, बल्कि कुछ और था जो अब चला गया है, और वो थी उनकी शख्सियत। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आदमी की शख्सियत का हिस्सा 2/3 होता है और उसकी अकल या उसके शब्दों का हिस्सा सिर्फ 1/3 होता है। वो असली आदमी उसकी शख्सियत ही है जो हमारे दिलों पर उतर जाती है। हमारे काम तो बस उसका नतीजा होते हैं। जब वैसा आदमी सामने होगा तो काम तो अपने आप होगा ही, कारण के पीछे नतीजा तो आता ही है। हमारी पूरी पढ़ाई लिखाई और ट्रेनिंग का मकसद ऐसा ही इंसान बनाना होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय हम हमेशा बाहरी चमक दमक को चमकाने में लगे रहते हैं। बाहर पॉलिश करने का क्या फ़ायदा जब अंदर कुछ है ही नहीं। हर ट्रेनिंग का आखिरी मकसद इंसान को अंदर से बड़ा बनाना है। जो आदमी दूसरों पर असर डालता है, जो अपने साथ के लोगों पर एक जादू सा चला देता है, वो ताकत का पावर हाउस होता है। और जब ऐसा आदमी तैयार हो जाता है तो वो जो चाहे वो कर सकता है। वो शख्सियत जिस काम में लगेगी वो काम तुरंत हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि भले ही यह एक सच है, लेकिन शरीर के नियमों से इसे नहीं समझाया जा सकता। हम इसे केमिस्ट्री या साइंस की जानकारी से कैसे समझा सकते हैं? कितनी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या शरीर की कितनी कोशिकाएं इस रहस्यमय शख्सियत के बारे में बता सकती हैं? फिर भी हम देखते हैं कि यह सच है। यही असली आदमी है और वही आदमी जीता है, चलता है और काम करता है। वही आदमी दूसरों पर असर डालता है, अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ाता है, और जब वो चला जाता है तो उसकी अकल, किताबें और काम बस पीछे छूटे हुए निशान होते हैं। इस बारे में सोचो। धर्म के बड़े गुरुओं की तुलना बड़े फिलॉसफर से करो। उन फिलॉसफर ने शायद ही किसी आदमी के अंदर की आत्मा को बदला हो, फिर भी उन्होंने बहुत ही शानदार किताबें लिखी। दूसरी तरफ धार्मिक गुरुओं ने अपने जीते जी पूरे के पूरे देशों को हिलाकर रख दिया। यह फ़र्क सिर्फ शख्सियत की वजह से था। फिलॉसफर में वो शख्सियत हल्की होती है जो असर डालती है, बड़े गुरुओं में वो बहुत भारी होती है। पहले वाले में हम सिर्फ अकल को छूते हैं, दूसरे वाले में हम जिंदगी को छूते हैं। एक मामला सिर्फ एक केमिकल तरीके जैसा है, जहाँ कुछ चीज़ें साथ मिलाई जाती हैं जो शायद धीरे धीरे मिले और सही मौका मिलने पर रोशनी की एक चमक दे या शायद फेल हो जाए। दूसरा मामला एक जलती हुई मशाल जैसा है जो तेज़ी से घूमती है और दूसरों को भी रोशन कर देती है। योग का विज्ञान यह दावा करता है कि उसने उन नियमों को खोज लिया है जो इस शख्सियत को बढ़ाते हैं। उन नियमों और तरीकों पर सही ध्यान देकर हर कोई अपनी शख्सियत को बढ़ा और मजबूत कर सकता है। यह बहुत काम की चीज़ है
और यही पूरी पढ़ाई लिखाई का सीक्रेट है। यह हर जगह लागू होता है। एक घर संभालने वाले की ज़िंदगी में, गरीब की ज़िंदगी में, अमीर की ज़िंदगी में, बिजनेस करने वाले की ज़िंदगी में, या भगवान को मानने वाले की ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में इस शख्सियत को मजबूत करना एक बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे बहुत ही बारीक नियम हैं जो शरीर के नियमों के पीछे काम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि बाहरी दुनिया, मन की दुनिया या आत्मा की दुनिया, ये सब अलग अलग नहीं है। जो कुछ भी है वो सब एक ही है। मान लेते हैं कि यह एक सुई जैसा है। इसका सबसे मोटा हिस्सा यहाँ नीचे है और यह ऊपर जाते जाते बारीक और बहुत बारीक होता जाता है। सबसे बारीक हिस्से को हम आत्मा कहते हैं और सबसे मोटे हिस्से को शरीर। और जैसा यहाँ इस छोटे शरीर में है वैसे ही उस ब्रह्मांड में भी है। हमारी यह पूरी दुनिया ठीक वैसी ही है। यह बाहर से मोटी और भारी दिखती है और अंदर जाते जाते इतनी बारीक हो जाती है कि आखिर में भगवान बन जाती है। इस विज्ञान का फ़ायदा यह है कि यह एक पूरा और सही इंसान बाहर लाता है। यह आपको सदियों तक इंतज़ार करने के लिए नहीं छोड़ता, जहाँ आप बाहरी दुनिया के हाथों के खिलौने बने हैं, जैसे समुद्र की लहरों में बहती हुई कोई लकड़ी जो कभी इधर तो कभी उधर गोते खाती रहती है। यह विज्ञान चाहता है कि आप मजबूत बने, अपने जीवन का काम अपने हाथों में लें, बजाय इसके कि उसे कुदरत के भरोसे छोड़ दें। इस छोटी सी ज़िंदगी से ऊपर उठना ही सबसे बड़ा विचार है। इंसान ज्ञान, ताकत और खुशी में आगे बढ़ रहा है। एक जाति के रूप में हम लगातार बड़े हो रहे हैं। हम देखते हैं कि यह बिल्कुल सच है, लेकिन क्या यह हर एक अकेले इंसान के लिए भी सच है? कुछ हद तक हाँ, लेकिन फिर वही सवाल आता है, आप इसकी सीमा कहाँ तय करेंगे? मैं सिर्फ कुछ फीट की दूरी तक ही देख सकता हूँ, लेकिन मैंने एक ऐसे आदमी को देखा है जो आंखें बंद करके भी बता देता है कि दूसरे कमरे में क्या चल रहा है। अगर आप कहें कि आपको इस पर विश्वास नहीं है, तो शायद 3 हफ्ते में वो आदमी आपसे भी ऐसा ही करवा सकता है। यह किसी को भी सिखाया जा सकता है। कुछ लोगों को तो 5 मिनट में ही सिखाया जा सकता है कि वे दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है उसे पढ़ लें। इन बातों को सबूत के साथ दिखाया जा सकता है। अब अगर ये बातें सच हैं तो हम सीमा कहाँ तय करें? अगर एक आदमी इस कमरे के कोने में बैठकर दूसरे के मन की बात पढ़ सकता है, तो अगले कमरे की क्यों नहीं, कहीं की भी क्यों नहीं? हम यह नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हम यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकते कि यह नामुमकिन है। हम बस इतना कह सकते हैं कि हम नहीं जानते कि यह कैसे होता है। दुनियावी वैज्ञानिकों को यह कहने का कोई हक नहीं है कि ऐसी चीज़ें नामुमकिन हैं। वे बस इतना कह सकते हैं कि हम नहीं जानते। विज्ञान का काम है सच्ची बातों को इकट्ठा करना, उन पर सोचना, नियम बनाना और सच को सामने रखना, बस इतना ही। लेकिन अगर हम शुरू में ही सच को मानने से मना कर देंगे तो कोई विज्ञान कैसे बनेगा? इंसान जो ताकत पा सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों के सोचने का तरीका ऐसा ही अनोखा है कि जब उन्हें किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है तो वे पूरी तरह उसी में डूब जाते हैं और बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि कितने सारे विज्ञान भारत से ही शुरू हुए, गणित वहीं से ही शुरू हुआ। आज भी आप जो 1, 2, 3 से लेकर 0 तक गिनते हैं वो संस्कृत के अंकों से आया है। आप सब जानते हैं कि अलजेब्रा भी भारत में ही शुरू हुआ था और गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन के पैदा होने से हजारों साल पहले ही हिंदुस्तान के लोग जानते थे।
आप यह अनोखी बात देखिए, भारत के इतिहास के एक खास समय में इंसान और उसके मन के इस विषय ने लोगों का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और यह इतना लुभावना था क्योंकि अपने लक्ष्यों को पाने का यह सबसे आसान तरीका लगता था। अब हिंदुस्तान के लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि मन नियमों के हिसाब से कुछ भी और सब कुछ कर सकता है। इसलिए मन की ताकतें ही पढ़ाई का सबसे बड़ा काम बन गई। जादू टोना और दूसरी शक्तियों कोई अनोखी चीज़ नहीं थी, बल्कि एक नियम से सिखाया जाने वाला विज्ञान था। ठीक वैसे ही जैसे शरीर का विज्ञान उन्होंने पहले सिखाया था। इन चीज़ों पर लोगों का एक ऐसा भरोसा बैठ गया कि शरीर का विज्ञान लगभग खत्म ही हो गया। यही एक चीज़ थी जो उनके सामने थी। योगियों के अलग अलग ग्रुप्स तरह तरह के प्रयोग करने लगे। कुछ ने रोशनी के साथ प्रयोग किए, यह देखने के लिए कि अलग अलग रंगों की रोशनी शरीर में क्या बदलाव लाती है। वे एक खास रंग का कपड़ा पहनते थे, एक खास रंग के माहौल में रहते थे और खास रंग का खाना खाते थे। इस तरह हर तरह के प्रयोग किए गए। दूसरों ने अपने कान बंद करके और खोलकर आवाज़ पर प्रयोग किए और कुछ दूसरों ने सूंघने की ताकत पर प्रयोग किए और ऐसे ही आगे भी। पूरा विचार यह था कि जड़ तक पहुंचा जाए, चीज़ के सबसे बारीक हिस्से तक पहुंचा जाए। और उनमें से कुछ ने सचमुच बहुत हैरान करने वाली शक्तियाँ दिखाई। उनमें से कई हवा में तैरने या हवा के पार जाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मैंने पश्चिम के एक बड़े विद्वान से सुनी थी। उन्हें यह कहानी सिलोन के एक गवर्नर ने सुनाई थी, जिन्होंने खुद यह खेल देखा था। एक लड़की को लाया गया और लकड़ियों से बने एक क्रॉस वाले स्टूल पर पालथी मारकर बिठा दिया गया। जब वो कुछ देर बैठ गई तो खेल दिखाने वाले ने एक एक करके उन लकड़ियों को निकालना शुरू किया और जब सारी लकड़ियाँ निकाल ली गई तो वो लड़की हवा में तैरती रह गई। गवर्नर को लगा कि कोई धोखा है, इसलिए उन्होंने अपनी तलवार निकाली और तेजी से लड़की के नीचे घुमाई। वहाँ कुछ नहीं था। अब यह क्या था? यह कोई जादू या अजीब चीज़ नहीं थी। यही तो अनोखी बात है। भारत में कोई आपसे यह नहीं कहेगा कि ऐसी चीज़ें नहीं होती। हिंदू के लिए यह एक आम बात है। आप जानते हैं कि हिंदू अक्सर अपने दुश्मनों से लड़ते समय क्या कहते हैं? अरे हमारा एक योगी आएगा और इस पूरी पलटन को भगा देगा। यह इस जाति का बहुत बड़ा भरोसा है। हाथ या तलवार में क्या ताकत है? असली ताकत तो आत्मा में है। अगर यह सच है तो यह मन को अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए लालच देने जैसा है। लेकिन जैसे किसी भी दूसरे विज्ञान में कोई बड़ी कामयाबी पाना बहुत मुश्किल होता है, वैसे ही इसमें भी है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा। फिर भी ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये शक्तियाँ आसानी से मिल सकती है। आप अमीर बनने के लिए कितने साल लगाते हैं, इस बारे में सोचो। पहले बिजली का विज्ञान या इंजीनियरिंग सीखने में आपको कितने साल लगते हैं और फिर आपको अपनी पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ता है। फिर से सोचिए, ज़्यादातर दूसरे विज्ञान ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हिलती डुलती नहीं है, जो एक जगह रुकी हुई है। आप एक कुर्सी की जांच पड़ताल कर सकते हैं, कुर्सी आपसे दूर नहीं भागेगी। लेकिन यह विज्ञान मन के बारे में बात करता है, जो हर समय चलता रहता है। जिस पल आप इसे पढ़ना चाहते हैं यह हाथ से फिसल सकता है। अभी मन एक मोड़ में है, अगले ही पल शायद यह अलग हो जाए। यह हर समय बदलता रहता है। इस पूरे बदलाव के बीच ही इसे पढ़ना है, समझना है, पकड़ना है और काबू में करना है।
तो फिर यह विज्ञान कितना ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए बहुत कड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं उन्हें काम करने का तरीका क्यों नहीं सिखाता। अरे यह कोई मजाक नहीं है। मैं इस मंच पर खड़े होकर आपसे बात करता हूँ और आप घर जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, और न ही मुझे कोई फ़ायदा होता है। फिर आप कहते हैं यह सब बकवास है। यह इसलिए है क्योंकि आप खुद इसका मजाक बनाना चाहते थे। मैं इस विज्ञान के बारे में बहुत कम जानता हूँ, लेकिन जो थोड़ा सा मैंने पाया है उसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल काम किया, और 6 साल से मैं लोगों को वह थोड़ा सा बता रहा हूँ जो मैं जानता हूँ। इसे सीखने में मुझे 30 साल लगे, 30 साल का कड़ा संघर्ष। कभी कभी मैंने 24 घंटों में से 20 घंटे इस पर काम किया। कभी कभी मैं रात में सिर्फ 1 घंटा सोता था। कभी कभी मैंने पूरी रात काम किया। कभी कभी मैं ऐसी जगहों पर रहा जहाँ कोई आवाज़ नहीं आती थी, सांस लेने तक की भी आवाज़ नहीं। कभी कभी मुझे गुफाओं में रहना पड़ा। इस बारे में सोचो। और फिर भी मैं बहुत कम या कुछ भी नहीं जानता। मैंने इस विज्ञान के कपड़े के किनारे को भी बामुश्किल छुआ है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि यह सच है, बहुत बड़ा है और कमाल का है। अब अगर आप में से कोई सचमुच इस विज्ञान को पढ़ना चाहता है तो उसे इसी तरह के पक्के इरादों के साथ शुरुआत करनी होगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा, जो वो ज़िंदगी के किसी भी बिजनेस में लगाता है। और बिजनेस में कितने ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है, और यह कितना कड़ा काम लेने वाला मालिक है। अगर पिता, माँ, पत्नी या बच्चा भी मर जाए तो बिजनेस रुक नहीं सकता। भले ही दिल टूट रहा हो, फिर भी हमें अपने काम की जगह पर जाना पड़ता है। जब काम का हर एक घंटा एक दर्द जैसा होता है, यह बिजनेस है, और हमें लगता है कि यह ठीक है, यह सही है। यह विज्ञान किसी भी बिजनेस से कहीं ज़्यादा मेहनत और ध्यान मांगता है। कई लोग बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम लोग हो पाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इसे पढ़ने वाले इंसान का अपना शरीर और मन कैसा है। जैसे बिजनेस में हर कोई अमीर नहीं बन पाता, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ तो कमा ही लेता है, वैसे ही इस विज्ञान की पढ़ाई में हर कोई एक छोटी सी झलक पा सकता है, जो उसे इसके सच होने का भरोसा दिला देगी और इस बात का सबूत देगी कि ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इसे पूरी तरह महसूस किया था। यह इस विज्ञान का एक छोटा सा रूप है। यह अपने पैरों पर खड़ा है और अपनी रोशनी में चमकता है और किसी भी दूसरे विज्ञान को टक्कर देता है। यहाँ पाखंडी लोग रहे हैं, जादूगर रहे हैं, धोखेबाज रहे हैं और इस क्षेत्र में किसी भी दूसरे काम से ज़्यादा रहे हैं। क्यों? इसी वजह से कि बिजनेस में जितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, पाखंडी और धोखेबाजों की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन यह कोई वजह नहीं है कि बिजनेस अच्छा ना हो। और एक बात और, सभी दलीलों को सुनना दिमाग की एक अच्छी कसरत हो सकती है, और कमाल की चीज़ों के बारे में सुनना दिमाग को एक तसल्ली दे सकती है। लेकिन अगर आप में से कोई सचमुच इससे आगे कुछ सीखना चाहता है तो सिर्फ लेक्चर सुनने से काम नहीं चलेगा। इसे लेक्चर में नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि यह ज़िंदगी है और ज़िंदगी सिर्फ ज़िंदगी को ही आगे बढ़ा सकती है। अगर आप में से कोई भी इसे सीखने के लिए सचमुच तैयार है तो मुझे उनकी मदद करने में बहुत खुशी होगी।